So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 5 of redox and equivalent concept. Yes, we are doing complete physical chemistry as well as organic chemistry for upcoming JEE Advanced. And on YouTube we have done mole concept along with concentration terms. You can check out the playlist. पर्याप्त questions भी उसमें करा दिए गए हैं. ऑल तो बहुत टफ क्वेश्चंस अभी नहीं कराए गए उसके, बट जितने कराए गए हैं वो इनफ है, उस चैप्टर की हैसियत ही उतनी है. दूसरी चीज, हमारा रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट अभी चल रहा है. हमने 4 लेक्चर्स किए हैं और आज है इसका 5वां लेक्चर. मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ कि आज का लेक्चर रेडॉक्स टाइट्रेशन पर होगा, अगला लेक्चर भी रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा और फिर एक दो लेक्चर हम क्वेश्चंस करेंगे. तो रफली 3 लेक्चर्स इसमें बचे हुए हैं, आप मान लीजिए. आफ्टर दैट हम आइडियल गैसेस भी यूट्यूब पर पढ़ेंगे. रियल गैसेस ऑलरेडी एक बार मैंने पढ़ाया हुआ है, बट मैं फिर से एक बार रीशूट करूंगा. रियल गैसेस भी हम एक बार फिर से फ्रेश पढ़ेंगे. तो इतनी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ. एंड इसके अपार्ट आपको आगे के और चैप्टर्स अगर चाहिए, अलॉन्ग विथ आपको लाइव सेशंस चाहिए, जहाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ टेस्ट के फॉर्म में ऐप पर, और उसको हम जो लाइव डिस्कशन करेंगे उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा. और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप अवेल कर सकते हैं, चेकआउट करिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. और आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट है. 9 o'clock शेड्यूल्ड है. तो बिल्कुल जो भी बच्चे IUPAC एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट दे चुके हैं, लेक्चर्स कर चुके हैं, तो आइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा. ठीक है, चलो बेटा आज आगे बढ़ते हैं. रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट. ऑल्दो रेडॉक्स टाइट्रेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ था, लेक्चर अवेलेबल था, यूट्यूब पर ही है, बट मैंने सोचा कि अभी एक बार फिर से फ्रेश रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे. सो रेडॉक्स टाइट्रेशन. So this is the topic that we will be dealing with today. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी JEE एडवांस में? बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज तो थोड़ा बेसिक कुछ टर्म्स सीखेंगे टाइट्रेशन से रिलेटेड. कुछ टर्म्स सीखेंगे, क्या होता है, पर्पस क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बढ़िया से आज धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी टाइट्रेशन का कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने टाइट्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. एसिड बेस टाइट्रेशन वहाँ एक बार पढ़ा हुआ है. अभी पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी आयनिक इक्विलिब्रियम आपने नहीं पढ़ा है, एसिड बेस टाइट्रेशन आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको टाइट्रेशन की जानकारी नहीं है, और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा. क्या है कि जो पिछला था लेक्चर, जो रिकॉर्डेड था ऑलरेडी, उसमें यही प्रॉब्लम थी कि मैंने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया था उसमें, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो पहले से थोड़ा बहुत एसिड बेस टाइट्रेशन में से पढ़े हुए थे. तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक फंडामेंटल, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं इस लेक्चर को. तो देखो बेटा, जो टाइट्रेशन है, आप 3 तरह के टाइट्रेशन जनरली आप अपनी सिलेबस में देखते हैं. एक तो रेडॉक्स टाइट्रेशन, फिर आप देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, और ये टाइट्रेशन आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में. एंड तीसरा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. ये मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है, ये आयनिक में पढ़ाया है. और रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है एक जनरल सा टॉपिक है. आप रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, या फिर कभी कभी एसिड बेस टाइट्रेशन के जस्ट बाद ही पढ़ा दिया जाता है. तो वो डिपेंड करता है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो. तो आज पहले ये समझते हैं यार, ये टाइट्रेशन का पर्पस क्या है. टाइट्रेशन का पर्पस क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं. तो देखो, टाइट्रेशन जो है, जो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स अभी पढ़े, तो आपने बोला कि हाँ यार, ये सोल्यूशन 0.1 मोलर है, ये 0.3 मोलर है, ये 2 मोलर है, ये 10 मोलर है. आप कैसे बोल पा रहे हो? आपको दिख थोड़ी नहीं रहा है, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो दिख थोड़ी नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ना. इवन आप कुछ भी कर लो आपको नहीं दिखेगा. तो आप ऐसा कोई कैसे मेजर कर रहे हैं उसको? तो हाँ, उसको मेजर करने के तरीके को ही हम बोलते टाइट्रेशन.
ठीक है, उसी को हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का पर्पस क्या है कि कंसंट्रेशन पता करना, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सैंपल, गिवन सैंपल की कंसंट्रेशन पता करना है टाइट्रेशन का पर्पस। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, वो आपको बता रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल है ये टॉपिक। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा कि लैब में क्या करना होता है, तो क्या चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि आपके पास होता है दो चीजें शुरुआत में आपको समझनी है। यहां आपने वो सैंपल को रखा है जिसका आपको कंसंट्रेशन निकालना है, जिसको हम प्यार से एनालाइट बोलते हैं। हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, इट इज एनालाइट। और यहाँ ब्यूरेट होता है, और ब्यूरेट में यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है, मान लो आप ऐसा स्टॉपर लगा हुआ है, और यहाँ जो चीज फिल्ड है उसको कहते हैं टाइट्रेंट, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। ये है टाइट्रेंट। क्या खासियत है टाइट्रेंट की? टाइट्रेंट देखो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमको ऑलरेडी पता है। अच्छा, तो जिसका कंसंट्रेशन हमको पता है, ये नॉन कंसंट्रेशन का है, नॉन कंसंट्रेशन का कोई सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बोलते हैं लोग इसे। अब ये जो टाइट्रेंट है नॉन कंसंट्रेशन का है, ये एनालाइट है, ये अननोन कंसंट्रेशन का है, और इसी की कंसंट्रेशन निकालना हमारा पर्पस है। इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो ये जो टाइट्रेंट है इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। सर इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कुछ काम है क्या? अरे पूरा काम है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पूरा काम है, एन फैक्टर का पूरा काम है। ध्यान से देखते जाओ, बस धीरे धीरे समझ आएगा। अगले 1 घंटे में आपको ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी टाइट्रेशन की। ठीक है, तुरंत तुरंत नहीं मिलेगा कुछ कि सर अच्छा जैसे मैं लिखा था टाइट्रेंट कैसे करते हैं, अरे वही तो बता रहा हूँ ना आगे। कुछ बच्चों को देखा है मैंने ऑफलाइन क्लासेस में रहते, टॉपिक लिखा नहीं किया, अरे सर ये कैसे करते हैं, ये कैसे होगा? अरे भाई पढ़ा रहे हैं आगे, है ना। तो चलिए देखिए, अभी जो टाइट्रेंट है ये 2 तरह का है। एक है प्राइमरी टाइट्रेंट, एक है प्राइमरी टाइट्रेंट, एक है सेकेंडरी टाइट्रेंट। देखो प्राइमरी टाइट्रेंट वो है जो समय के साथ जिनकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखो, समय के साथ जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो। मतलब आपने उसका कंसंट्रेशन मेजर किया बाय वॉट एवर मेथड्स, कंसंट्रेशन मेजर किया और उसके बाद आपने उसको रख दिया, उसमें लिखा हुआ है, आपने लिख दिया उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर आई थी, आपने लिख दिया ये 0.1 मोलर सोल्यूशन है। उसके बाद आपने रखा हुआ है, आप उसको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक महीने बाद आकर देख रहे हो, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ यार इसका कंसंट्रेशन अभी भी उतना ही होगा। समय के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इस बात को लिख लो। समय के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो उसे प्राइमरी टाइट्रेंट कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको तमाम मिल जाएंगे, आप अगर गूगल करेंगे तो 1-2 मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मोह सॉल्ट, जो मोह सॉल्ट है ये एक अमोनियम और फेरस का सल्फेट होता है हाइड्रेटेड, बता देंगे अभी फॉर्मूला, आगे काम आएगा। तो ये प्राइमरी टाइट्रेंट है। इवन आप K2Cr2O7 को यूज करें, ये भी एक प्राइमरी टाइट्रेंट है। ये सब आपके प्राइमरी टाइट्रेंट होते हैं। सेकेंडरी टाइट्रेंट, हाँ, जिनका कंसंट्रेशन आपने मेजर किया और वो समय के साथ चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी टाइट्रेंट कुछ बुरा है या फिर ये टाइट्रेंट चूज करते समय सेकेंडरी टाइट्रेंट्स को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा कुछ मन में मत ला लेना। ठीक है, ऐसा कुछ मत ले आना मन में, कुछ भी नहीं है। जनरली आप देखोगे KMnO4 को ही बहुत जगह हम टाइट्रेंट की तरह यूज करेंगे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यार वो सेकेंडरी है तो बुरा है, ऐसा नहीं। बट ये है कि जब KMnO4 को आप एज अ टाइट्रेंट यूज करो तो ये मेक श्योर करो कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड KMnO4 सोल्यूशन हो, जिसका आपने फ्रेशली अभी मेजर किया हो कंसंट्रेशन। ठीक, ये मतलब है। तो एग्जाम्पल
KMnO4 का सोल्यूशन या फिर आप NaOH का सोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक, ये सेकेंडरी टाइट्रेंट है। तो सर फॉर्मूले से पता चलता है क्या कि कौन सेकेंडरी टाइट्रेंट है कौन प्राइमरी टाइट्रेंट है? फॉर्मूले से पता चलता है क्या? फॉर्मूले से नहीं पता चलता, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप फॉर्मूले से देखोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका प्राइमरी टाइट्रेंट है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है। सर्च कर लेना एक बार, सोडियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो फिर आप देख के बोलोगे सर डाइक्रोमेट है वो भी, डाइक्रोमेट है वो भी, तो क्या हुआ? जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या उसके फॉर्मूले को देख के बताओगे? नहीं बताओगे ना। तो उसकी प्रॉपर्टी है, वैसा ही ये है। समय के साथ साथ हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी हो, एयर वेयर से कुछ इम्प्योरिटीज ले लेता हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो। सो इट इज टोटली स्पेसिफिक, वो आप कोई जनरलाइज करके नहीं बता सकते। आप इसको इसी तरह से सोचें तो ज़्यादा भलाई होगी आपकी। ओके, तो ये दो टाइट्रेंट्स हैं आपके पास। ठीक, एनालाइट तो समझ में आ गया। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टाइट्रेशन के दौरान, वो है इंडिकेटर। और ये जो इंडिकेटर है ये हमें बताती है कि अब जो रिएक्शन आप डिजायर कर रहे थे वहां होने के लिए, वो रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट, इस चीज को हमें कौन बताता है? इंडिकेटर। कैसे बताता है? बस उसके लिए 1 घंटे आप वीडियो को देखें, बहुत बढ़िया से समझ आएगा, एक एक चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेटर जो है ये इंडिकेट्स दैट इक्विवेलेंट पॉइंट हैज बीन रीच्ड। इक्विवेलेंट पॉइंट इसको इसलिए बोल दिया जाता है, इक्विवेलेंट पॉइंट इसे इसलिए बोल दिया जाता है बिकॉज हमको पता है जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा मतलब जब रिएक्टेंट्स पूरी तरह से यूज्ड अप हो जाएंगे, तो उस पॉइंट पर इक्विवेलेंस ऑफ एनालाइट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट। ये चीज तो सेटिस्फाइड रहेगी ही रहेगी, दिस विल बी सेटिस्फाइड फॉर श्योर, ये तो होगा ही। ठीक है, तो सिंस इक्विवेलेंट्स बराबर है तो उसको कह देते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। एक और टर्म यूज होता है इसके लिए, एंड पॉइंट। कोई बहुत खास फर्क नहीं है। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब ऑन पेपर जो आपने निकाला, जैसे मान लो एक नॉर्मल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रहा है, तो आपने NaOH और HCl का रिएक्शन आपको पता है कि कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो आपको पता है कि जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो सोल्यूशन में रहेगा NaCl और वाटर, यही रहेगा ना सोल्यूशन में। NaOH और HCl का सोल्यूशन है, उसका आपने रिएक्शन कराया, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपको पता है कि सोल्यूशन में NaCl और वाटर रहेगा, तो pH आनी चाहिए 7। तो हम बोलेंगे एट इक्विवेलेंट पॉइंट pH इज 7, एट इक्विवेलेंट पॉइंट pH इज 7। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट कराया तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाए और pH जो है वो एंड पॉइंट पर pH 7.1 आ जाए, 7.2 आ जाए, तो वो जो एक्सपेरिमेंटल एरर के साथ हम उस पॉइंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको बोल दिया जाता है एंड पॉइंट। तो बोला जाए तो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो थ्योरेटिकल पॉइंट, जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो ऑन पेपर जो आना चाहिए, और विथ एक्सपेरिमेंटल एरर्स अगर आप कंसिडरेशंस ले लें तो उसी पॉइंट को कह दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली एंड पॉइंट। बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अपनी भाषा में लिख लेना, सीधी सरल बात है, इसमें ज़्यादा कुछ हाइप देने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो एंड पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, मैं इक्विवेलेंट पॉइंट एंड पॉइंट दोनों को कभी भी वर्ड यूज करूंगा, मीनिंग आप समझ लेना, वही बात है। ठीक है, ओके, तो इंडिकेटर है, यहां पर ऐसा हुआ, तो ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है सर, आपने बताया कैसे इंडिकेट कर देता है सर ये?
अब देखो जो इंडिकेटर है ना, जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर है, इट इज वेरी स्पेसिफिक. यस, चॉइस ऑफ इंडिकेटर इज वेरी स्पेसिफिक. इंडिकेटर इज वेरी स्पेसिफिक. कोई ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिकेटर है उसी को हर जगह यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं उठा के उसी को यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है. इज वेरी स्पेसिफिक. इट डिपेंड्स अपॉन the analyte and titrant used for titration. उस पर डिपेंड करता है. जैसे आपने देखा होगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन अगर पढ़े हो, खैर अभी एसिड बेस टाइट्रेशन की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कहीं फिनोफ्थलीन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए कि द मोमेंट वो रिएक्शन खत्म हो, वो हमें अपनी कलर चेंज करके बता दे, या कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेबल चेंज हो जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ रिएक्शन हो गया है. तो हो सकता है किसी टाइट्रेशन में इक्विवेलेंट पॉइंट 7 पर आ रहा है, और जो इंडिकेटर है वो 7 मतलब pH 7 की बात कर रहा हूँ, और जो इंडिकेटर है हाँ वो 7 के रेंज में अपनी कलर बदलता है, तो वो इंडिकेटर वहाँ सूटेबल है. ठीक है, तो इस तरह से एक रेंज होती है, उसी से डिसाइड करते हैं कि यार इंडिकेटर कौन सा चूज करना सही है. ऑल्दो मैंने इंडिकेटर्स पर बहुत डिटेल में चर्चा किया है आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते वक्त, कब कलर कौन सा दिखाएगा, कलर दिखा क्यों रहा है, कितना रेशियो होगा कि कलर दिखाएगा फिनोफ्थलीन, और ये सब बातों को करने के लिए हमें आयनिक की नॉलेज होनी चाहिए. इस वजह से इन बातों को हम आयनिक में पढ़ते हैं. अभी हम सिर्फ रेडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे जहां इंडिकेटर का चॉइस थोड़ा आसान है. जैसे KMnO4 है, आप थोड़ा समझो. KMnO4 ना एक सेल्फ इंडिकेटर होता है. सेल्फ इंडिकेटर मतलब जैसे रिएक्शन खत्म होगा, नॉर्मली KMnO4 आपका पर्पल कलर का सोल्यूशन बनाकर रखता है पानी में, और अगर उसके आप क्रिस्टल्स को देखें तो लगभग ब्लैक कलर के ही क्रिस्टल्स उसके रहते हैं, तो पर्पल सोल्यूशन बना के रखता है पानी में. अब आप जो रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, आप पता करना चाह रहे हैं कि KMnO4 कितना था, तो आप जो भी चीज बाहर से डाल रहे हैं, अंदर से डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी फिलहाल मैं बताऊंगा आगे, तो आप ये पता करना चाह रहे हैं कि KMnO4 कब तक है, कब तक रिएक्ट करेगा. तो ऐसे सोचो कि जब KMnO4 किसी और चीज में कन्वर्ट होगा तो वो अपनी कलर लूज करेगा. तो आपको सोल्यूशन जब तक कलर्ड दिख रहा है तब तक आप मानो कि हाँ KMnO4 वहां है, और द मोमेंट KMnO4 डिकलराइज हो गया, पूरा सोल्यूशन डिकलराइज हो गया, मतलब मान लो KMnO4 का अस्तित्व खत्म हो चुका है. तो इस तरह से पता चल गया ना उसके कलर चेंज से कि हाँ रिएक्शन खत्म हो गया है, अब और फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता. और बेटर आइडिया आएगा, थोड़ा सा अभी वेट करिए, एग्जैक्ट बताएंगे एक एक ड्रॉप डाल के कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है. तो एक ऊपर से आइडिया आपको आ गया होगा. इसी तरह से अपन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, वहाँ इंडिकेटर अलग है. स्टार्च सोल्यूशन यूज होता है. क्यों यूज होता है? उसकी प्रॉपर्टी है आयोडीन के साथ एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाने की. तो जब तक आयोडीन सोल्यूशन में है तब तक वो ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा. जैसे आयोडीन खत्म कर रहे हो मान लो आप रिएक्शन में, तो द मोमेंट वो ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया, मतलब समझ लो आयोडीन खत्म हो गया है. तो वहां पर स्टार्च इंडिकेटर यूज हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से काफी स्पेसिफिक होता है, डिपेंड करता है आप कैसा टाइट्रेशन करा रहे हो. फिनोफ्थलीन किसी किसी एसिड बेस इंडिकेटर में यूज हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है. कहीं कहीं ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज करना पड़ जाता है, कहीं कहीं मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं. जब बहुत वीक एसिड हो, जब बहुत वीक बेस हो, तब तो इंडिकेटर का चॉइस बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ऐसी बहुत सारी बातें हैं. इट इज ऑल स्पेसिफिक. ओके, नाउ थोड़ा सा प्रोसीजर को समझते हैं कि इसमें करना क्या होता है और एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है. सो देखिए, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि आपके पास यहां है एनालाइट,
और एनालाइट की आपको वॉल्यूम पता है, आपने बोला कि यार मैंने 20 ml एनालाइट का डाला हुआ है और मुझे इसकी कंसंट्रेशन जाननी है कि क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, आपने ऊपर से टाइट्रेंट लिया, आपने टाइट्रेंट लिया, यहां पर अभी स्टॉपर लगा हुआ है, टाइट्रेंट भरा हुआ है, यहां पर आपने भर दिया टाइट्रेंट को, कोई मेजर करके नहीं भरना है, बट हाँ ये जहां तक आपने भरा है इसको नोट कर लीजिए कि हाँ आपने इतना वॉल्यूम भरा हुआ है। ब्यूरेट में ऐसा रीडिंग्स लिखी हुई रहती है तो वहां से नोट कर लीजिए। उसके बाद आप रिएक्शन करा रहे हो बिटवीन एनालाइट और टाइट्रेंट, आपने इस तरह से ही चूज किया है। अब ऐसे चूज नहीं करते कि इसके साथ रिएक्ट ही ना करता हो, जबरदस्ती टाइट्रेशन करो, ऐसे थोड़ी ना चूज करो। चूज ऐसा करो जो रिएक्ट करे दोनों एक दूसरे के साथ। तो यहां पर टाइट्रेंट और एनालाइट, आपने एनालाइट रखा हुआ है, आपने टाइट्रेंट डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहां पर इंडिकेटर भी डाल के रखा हुआ है, ठीक है, और वो तो काफी स्पेसिफिक है, तो अभी बस समझ लो इंडिकेट कर देगा, कैसे करेगा देखेंगे आगे। तो यहां पर आपने ड्रॉप वाइज डाला, ड्रॉप वाइज डाला, तो द मोमेंट रिएक्शन खत्म हुआ, द मोमेंट रिएक्शन खत्म हुआ, ये इंडिकेटर बता देगा कि बस अब रुक जाओ, अब और टाइट्रेंट डालने की जरूरत नहीं, अब रुक जाओ, अब और टाइट्रेंट डालने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन खत्म हो चुका है। वाह, रिएक्शन हो चुका है। तो अब देखो क्या होता है, अब कुछ ऐसा होगा कि यू विल हैव द इक्विवेलेंट पॉइंट आपको मिल गया, क्योंकि इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया कि हाँ इक्विवेलेंट पॉइंट आ गई है। अब आप क्या करो, ये वॉल्यूम को नोट कर लो कि आपने क्या वॉल्यूम यूज किया, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो आपने यूज किया है उसको आप नोट कर लो कि भाई देखो ये वॉल्यूम है जो हमने यूज किया है। वाह, और आपको रिएक्शन का भी पता होना चाहिए कि क्या रिएक्शन हुआ है ना, क्या रिएक्शन हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन नहीं पता होगा तो खैर एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, तो एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे तो फिर इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कहां से करोगे। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट्स ऑफ एनालाइट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट। तो बेटा देखो, आपको टाइट्रेंट का क्या पता था, कंसंट्रेशन पता थी, मतलब मोलैरिटी पता थी, तो मोलैरिटी पता थी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे पता चला, क्योंकि आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए कि वो दोनों रिएक्ट क्या करके क्या बनाएंगे। तो आपको रिएक्शन का पता है तो आपको एन फैक्टर पता है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ही आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो, देख पा रहे हो, ये वॉल्यूम ही आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो। सो दिस इज the equivalence of titrant, and equivalence of analyte is again molarity multiplied by n factor. N factor is known, yes, because we know कि reaction क्या हो रहा है, and multiplied by the volume that we have taken initially as 20 ml। तो हमारे पास देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें v की वैल्यू फाइंड करना हमारा एक्सपेरिमेंटल पर्पस था, बट जो अल्टीमेट पर्पस था वो ये था कि हम इस एनालाइट की कंसंट्रेशन को पता करें और वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। यस, इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। सो बस यही कहानी है टाइट्रेशन की। अब स्पेसिफिक थोड़ा टाइट्रेशन देखते हैं कैसे कराया जाता है, क्या कराया जाता है। तो चलो आगे बढ़े, इसमें कुछ और बातें बताने को छूट गई हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, बेसिक टर्म्स तो मैंने आपको सिखा दिया है, इक्विवेलेंट पॉइंट्स बता दिया है, प्रोसीजर भी थोड़ा बता ही दिया, ठीक है, क्या होता है क्या करना है ये भी बता दिया। चलो तो अब अगला टॉपिक लिखो, टाइट्रेशन रिलेटेड टू KMnO4। टाइट्रेशन related to KMnO4। So KMnO4 जनरली आप इसको टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं। ज्यादातर टाइम्स आप देखेंगे क्वेश्चंस जो आते हैं
देखो अभी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझो, जब क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा ना तो पूरा फील होगा आपको कि हाँ यार ये तो ये किया जा रहा है, अच्छा ऐसा किया वैसा किया, और तभी बनेंगे इसके सवाल, अदरवाइज नहीं बनेंगे। फॉर्मूला बाजी करते रहोगे नहीं बना पाओगे टफ सवाल, ठीक है। और आते हैं, बहुत आते हैं टाइट्रेशन के क्वेश्चंस आजकल, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। जनरली जो केमेनोफोर है वो टाइट्रेंट की तरह यूज होता है, बट ये कैसा टाइट्रेंट है सर? ये तो सेकेंडरी टाइट्रेंट है, तो यूज करने से पहले क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? ना, नहीं किया जा सकता। तो उसे क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। किससे करते हैं? मोहर सॉल्ट से करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं जब इसकी स्टैंडर्डाइजेशन आपको पढ़ा देता हूं, उससे आपको बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो इसको स्टैंडर्डाइज विथ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट होता है अमोनियम का सल्फेट डॉट फेरस का सल्फेट डॉट 6H2O डॉट 6H2O, ये होता है आपके पास। दिस इज हाउ इट इज स्टैंडर्डाइज्ड विथ मोहर सॉल्ट। करते क्या है देखो, अब आपको केमेनोफोर को एनालाइट की तरह यूज करना है, ऐसे सोचो आप, एनालाइट की तरह यूज करना है। दिस इज केमेनोफोर, आपने केमेनोफोर का लिख लिया कि 20 ml मैंने लिया है। ये क्वेश्चन ही करा रहा हूं, समझ लो, है ना, ये क्वेश्चन ही है, आपको ये सब समझ आएगा तो क्वेश्चन में नंबर बदलेंगे बस, और कुछ नहीं। इधर देखो, अब यहां पर आपने क्या किया, यहां भर दिया क्या, मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन। आपने मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन भर दिया है, यहां स्टॉपर लगा के रखा हुआ है, और अब आप यहां से टिप 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 इसको ड्रॉप करा रहे हैं। तो बात ये आता है, एक बात और यहां ध्यान रखो, यहां ना थोड़ा सा एसिड भी डाला हुआ है, स्लाइटली एसिडिक किया हुआ है मीडियम को, एसिडिक किया हुआ है मीडियम को, ठीक है। वॉल्यूम यही मान के चलो आप, टोटल 20 ml है, थोड़ा एसिडिक करना पड़ता है मीडियम को केमेनोफोर के एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। आपको पता होगा केमेनोफोर के रिएक्शंस, है ना, MnO4 माइनस अलग अलग पीएच रेंज में अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। एसिडिक मीडियम में +2 में कन्वर्ट हो जाता है, जब मीडियम बेसिक हो या स्लाइटली बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो काइंड ऑफ, तो ये MnO2 पाइरोल्यूसाइट में कन्वर्ट होता है। और अगर पीएच बहुत बड़ा हो, ग्रेटर देन 12 हो, काफी बेसिक सोल्यूशन हो, फ्यूज्ड वगैरह सोल्यूशन रखा रहता है, तो ये MnO4 -2 दैट इज मैंगनेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं जो शायद मैंने पहले भी दी होंगी आपको। तो अब यहां पर हमें ये देखना है बेटा कि आपको इसका तो पता है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन नोन है। सर इसका कैसे पता रहता है? अरे इसको कहीं से और स्टैंडर्डाइज करके पता कर लिया गया होगा, टाइट्रेशन के और भी बहुत तरीके हैं, तो उससे पता करके रख लिया होगा, ठीक है, और वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉन कंसंट्रेशन का है। अब आप बेटा ध्यान से बस ये देखो कि रिएक्शन क्या हो रहा है। तो रिएक्शन तो यही होगा, यू हैव अमोनियम सल्फेट डॉट ferrous sulfate dot 6H2O reacting with KMnO4 in slight acidic media। अब थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की आपको नॉलेज देता हूं। ये जो अमोनियम आयन है ना, ये आपको देख के बहुत एक्साइट करता है कि यार N तो -3 पर बैठा हुआ है और N की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 तक जाती है। हमने तो N2O भी देखा है +1 वाला, हमने NO2 भी देखा है +4 वाला, हमने N2O5 भी देखा है +5 वाला। तो नाइट्रोजन तो बहुत सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऐसा हमको फीलिंग आती है। बट आपको मैं बता दूं, अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है। एक्वस सोल्यूशन में तो बहुत मुश्किल है अमोनियम आयन को आप ऑक्सीडाइज कर दो। अपार्ट फ्रॉम, मुझे एक ही रिएक्शन ध्यान आता है जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड को
सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन बनता है, तरह का कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है वो, आपको नाइट्रोजन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्वस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आप नहीं पाओगे जहां अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडाइज होता है, जैसे बहुत ही फेमस रिएक्शन अमोनियम डाइक्रोमेट पढ़ा होगा आपने आई गेस। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट किया जाए नाइट्रोजन बन जाती है, और डाइक्रोमेट आयंस हैं अगर अमोनियम के साथ तो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होगा और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। और ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये एक ऑक्सीडाइजिंग आयन है, तो ये खुद रिड्यूस होता है क्रोमियम ऑक्साइड में Cr2O3, Cr अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ग्रीनिश कलर, और एकदम वॉल्केनिक इरप्शन जैसा होता है ये रिएक्शन, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो अमोनियम के साथ अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एनायन है और अगर आपने उसको सॉलिड स्टेट में लेकर हीट किया तो नाइट्रोजन बनने की संभावनाएं होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट हीट करते हो तो N2O बन जाता है, ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो लेकिन एक्वा सोल्यूशन में वो नहीं होता, तो अमोनियम आयंस इसी तरह से पड़े रहेंगे, स्पेक्टेटर आयंस है, कुछ नहीं होगा इनका, सल्फेट का कुछ नहीं हो सकता। तो बचा है कौन? फेरस। तो एक्चुअली जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है फेरस विथ KMnO4 माइनस इन एसिडिक मीडिया गिव्स Mn+2 along with ferrous converted to ferric, ferrous converted to ferric। नाउ अब आपको बहुत आराम से पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका n फैक्टर है 5 का। अब ये फेरस फेरिक में जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका n फैक्टर आप निकाल सकते हैं, इट इज नथिंग बट 1, एक ही आयन भी है तो टोटल चेंज भी 1 का होगा। तो आपके पास ये n फैक्टर आए, अब कुछ नहीं करना है यार, आपने यहां से इसको ड्रॉप वाइज गिराया। अब बात आती है कि सर इंडिकेटर क्या है, ध्यान से एक एक बात अच्छे से करेंगे। इंडिकेटर क्या है? तो KMnO4 खुद ही एक इंडिकेटर है। देखो मैंने पहले ही कहा था इंडिकेटर का चॉइस बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो एक सेल्फ इंडिकेटर है, खुद ही इंडिकेटर है। क्यों? आप खुद ही देखो ना यार, ये जब आप ये ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, अभी ये पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन है क्योंकि वहां KMnO4 है, आपने एक ड्रॉप डाला, कुछ MnO4 माइनस आयंस Mn+2 में कन्वर्ट हुए जो कि ऑब्वियसली कलरलेस है, जो कि ऑब्वियसली कलरलेस है, इसमें कन्वर्ट हुए। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि KMnO4 खत्म हो जाए, KMnO4 खत्म हो जाए बिकॉज यू वांट द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4। so the moment color disappears, the moment color disappears you have to stop this stopper, और ये वॉल्यूम आपको नोट करना होगा क्योंकि कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब जो मोअर सॉल्ट का सोल्यूशन आप डाल रहे थे वो कंप्लीटली उसने KMnO4 को कंज्यूम कर दिया है, और जिस पॉइंट पर कलर खत्म हुआ होगा, जिस पॉइंट पर कलर डिसअपियर हुआ होगा, कलरलेस हुआ होगा, वही आपका इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो इसमें एक चीज का और ध्यान देना होता है कि ठीक है, ये जो नॉर्मली जो मोलैरिटी रहती है 0.1 0.2 की मोलैरिटी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए ना कुछ नहीं तो 18 ml 20 ml आपका मोअर सॉल्ट सोल्यूशन यूज हो जाता है, लगभग, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा। तो क्या होगा कि शुरू में जब आप इसको ओपन करते हैं स्टॉपर को, तो उसको आप थोड़ा, इसका पेस आप थोड़ा तेज रख सकते हो क्योंकि शुरुआत में ही पूरा इक्विवेलेंट पॉइंट मिलता नहीं है जनरली। मैं तो कहूंगा कि बहुत ही धीरे धीरे ही करो, और एक्यूरेसी चाहिए तो धीरे धीरे ही करो, बार बार शेक करते रहो उसको। लेकिन आप शुरू में थोड़ा तेज रख सकते हो, फिर आप देखो कि हाँ यार 5 ml 10 ml डल चुका है तो थोड़ा सा स्लो हो जाओ, और हर ड्रॉप के बाद उसको शेक करके देखो, क्योंकि हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर पड़े हो। सोचने वाली बात है, KMnO4 के पार्टिकल्स इधर पड़े हो और जो मॉलिक्यूल्स आपने डाले हैं, फेरस के आयंस आपने डाले, हो सकता है दोनों इंटरैक्ट ना कर पाए हो तो रिएक्शन ना हुआ हो। तो इस वजह से ये एनालिटिकल सोल्यूशन जो है आपका, उसको थोड़ा शेक करते रहिएगा। तो द मोमेंट रिएक्शन, जितने भी आयंस हैं वो आपस में रिएक्ट कर लें तो ये रिएक्शन होगा। द मोमेंट ये लास्ट KMnO4 माइनस, अब ऐसा कोई लास्ट एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं साथ में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपने एक ड्रॉप डाला तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक फेरस आयन डाल रहे हो, है ना।
बहुत अनगिनत फेरस आयंस आपने डाल दिया, आपने 1 ml भी डाला तो वो जिस पॉइंट पे पूरा रिएक्शन हो गया, आप मान लीजिए इक्विवेलेंट पॉइंट आ गई है। सो एट इक्विवेलेंट पॉइंट इसका एन फैक्टर सॉरी इसका इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। एंड क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस, तो फेरस आ रहा है मोर सॉल्ट से, तो मोर सॉल्ट का वॉल्यूम ये एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसी थी इसकी, नोन थी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर 1 है, यहां से देखा इज इक्वल्स टू, यहां पर आपने देखा कि KMnO4 इसका मोलैरिटी निकालना था तो मोलैरिटी अननोन है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम नोन था जो कि 20 ml हमने लिया था, मल्टीप्लाइड बाय n factor which is 5, and from here we can easily calculate this thing because these things are known, ये भी पता है, ये भी पता चल गया, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। So in this way you can standardize the solution of KMnO4 and then you can use it as a titrant for other titration reactions। ठीक है, बाकी KMnO4 के बारे में और जब क्वेश्चंस ही आएंगे ना तभी थोड़ा और मजा आएगा देखने में। थोड़ा मैं इस एसिड के बारे में बात कर लेता हूँ, चलो थोड़ी सी इस एसिड के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो एसिड यूज होता है, एसिड यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन, यूज्ड इन KMnO4 सॉल्यूशन, देखो जनरली तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि you need enough concentration of H plus ions to make that oxidation process feasible, because एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही वो रिएक्शन फिजिबल होगा। इसके लिए फिजिबल कब होगा कब नहीं होगा, इसके लिए आपको स्पॉन्टेनिटी पढ़नी होगी, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, वो सब पढ़ने के बाद ही थोड़ा आइडिया आएगा। अभी मैं बोल भी दूंगा, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो समझ कुछ नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो एसिड यूज्ड इन KMnO4 सॉल्यूशन, क्या एसिड यूज होना चाहिए, देखो हमारे पास जनरल जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लैब में, वो या तो सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होता है, या तो नाइट्रिक एसिड अवेलेबल होता है, या तो HCl अवेलेबल होता है। अब आप क्या चाहते हो रिएक्शन में, आपकी डिजायर क्या है, आप ये चाहते हो कि जो KMnO4 आपने डाला है, अगर वो एनालाइट की तरह यूज कर रहे हो तो वो आप चाहते हो कि वो सिर्फ टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करे, और वाइस वर्सा। लेकिन अगर ये KMnO4 किसी और के साथ भी रिएक्ट करने लगे तो क्या आप सही कंसंट्रेशन बता पाओगे उस एनालिटिकल सॉल्यूशन की? आंसर है नहीं, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वही KMnO4 यूज अप हो रहा होगा उस एसिड के साथ रिएक्ट करने में, रीडिंग बिगड़ जाएगी, बहुत बिगड़ जाएगी। या फिर आपका जो दूसरा सब्सटेंस KMnO4 के साथ है, जिसके साथ आप KMnO4 को रिएक्ट करा रहे हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करने लगा तो भी लफड़ा है। अगेन वही बात होगी यार, रीडिंग बिगड़ जाएगी आपकी। आप चाहते हो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर हो, फिर वो भी इंटरफेयर करेगा तो उसको भी यहां पर कहीं जगह देना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन उटपटांग हो जाएंगी, फिर नहीं आएगा सही रिजल्ट। इस वजह से वी डू नॉट यूज HCl। HCl यूज करने से क्या है कि क्लोराइड आयन आर वेरी मच फीजिबल टू ऑक्सीडेशन, बहुत आराम से ऑक्सीडाइज तो नहीं बोलूंगा मैं, बट अगर थोड़ा ढंग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है। जी हाँ, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप HCl यूज करते हैं तो KMnO4 जो है ना, ये खुद उस दूसरे रिएक्टेंट को छोड़कर इसके साथ ऑक्सीडेशन अपना परफॉर्म करने लग जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। HNO3 में क्या दिक्कत है, ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल्फ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये फिर KMnO4 को कंपीट करेगा नहीं, मैं भी ऑक्सीडाइज करूंगा, वो बोल रहा मैं भी ऑक्सीडाइज करूंगा, फिर इधर उधर की चीजें हो जाएंगी। तो एसिड आप ऐसा चाहते हो जो आपके जो डिजायरेबल रिएक्शन है उस पर कोई खास इफेक्ट ना डाले, वो एसिड अच्छा एसिड है। तो सेल्फ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, this is self good oxidizing agent HNO3. So these two are not preferred, so this is preferred। ठीक है, इसको प्रेफर किया जाता है एज अ
एसिड टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ठीक, तो ये रही बात आपके KMnO4 रिलेटेड टाइट्रेशन की। आफ्टर दैट आप KMnO4 को, जैसे मान लो आपके पास कोई क्यूप्रस आयन का सोल्यूशन है और आप चाह रहे हो कि मैं क्यूप्रस आयन की कंसंट्रेशन पता करूं, तो क्यूप्रस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है क्यूप्रिक में यूजिंग KMnO4। तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा समझो। अगर मान लो आप KMnO4 को टाइट्रेंट की तरह यूज कर रहे हो तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास यहां पर कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो ऑक्सलेट आयन है, चलो ऑक्सलेट आयन ले लो। ऑक्सलेट आयन का सोल्यूशन है, यहां ऑक्सलेट आयन का सोल्यूशन, और आप KMnO4 को अब यूज कर रहे हो एज अ टाइट्रेंट। ये मान लो इधर से आ रहा है, ये आप इसको यूज कर रहे हो एज अ टाइट्रेंट। तो अभी ये सोल्यूशन कैसा है, अभी ये सोल्यूशन है कलरलेस, ऑक्सलेट आयंस है इसमें, दिस इज कलरलेस। ऑक्सलेट जनरली कलरलेस ही होते हैं, कुछ 2-3 ऑक्सलेट्स छोड़ दें आप तो कलरलेस ही होते हैं। तो ये ऑक्सलेट आयंस है, कलरलेस सोल्यूशन है, लेकिन ऑक्सलेट आयन KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता भी है वो रिएक्शन का, जी हाँ, मैं लिख दे रहा हूं। KMnO4 माइनस C2O4 2 माइनस रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स Mn+2। ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द एसिडिक मीडियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन है। आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सलेट का एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 5 है, वो मैं लिखूंगा नहीं, अब समझ में आ रहा होगा आपको, मैं थोड़ा प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर KMnO4 टप 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 डालना शुरू किया, तो द मोमेंट आपने पहला KMnO4 डाला, क्या ये पर्पल हो जाएगा, क्या ये पर्पल हो जाएगा पहला KMnO4 डालते ही? नहीं होगा, क्योंकि अभी वो KMnO4 ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर ले रहा है। अभी वो ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, रिएक्ट करके वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये बड़ा करते हैं, शायद स्कूल में करते भी हैं, आप स्कूल में प्रैक्टिकल करते हैं तो, है ना, सर पिंक हो गया ये मेरा सोल्यूशन, पिंक हो गया, मास्टर बोल देता है बेटा पिंक बनाना है इसको, तो बच्चे घूम घूम के उसको पिंक बनाते हैं, बस पता नहीं है सर पैर क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, पिंक बनाना है, उसको डालो पिंक बन जाएगा, और पिंक बना के ले जाके मास्टर को दिखाना, तो मास्टर शाबाशी देगा आपको, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। देखो इधर से आप ये डाल रहे, तो KMnO4 आया, ऑक्सलेट Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आपका जैसे ही इधर ऑक्सलेट खत्म हो गया, जो कि आप चाहते थे, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गई, इक्विवेलेंस आप इक्वेट कर दीजिएगा, द मोमेंट इधर ऑक्सलेट खत्म हो गया, तब आप जब KMnO4 डालोगे, अब वो रिएक्ट करने के लिए उसके साथ कोई नहीं है, और वहां पर अब उसके पास रिएक्ट करने को कोई नहीं है, तो KMnO4 एक्यूमुलेट होगा, और एक ड्रॉप भी KMnO4 का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर आता है, और वो इस पूरे सोल्यूशन को पर्पल बना देगा या पिंक बना देगा, जो भी कह लो। शुरुआत में इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, तो इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि बहुत लाइट पिंक भी हो जाए तो सही रीडिंग आएगी, जितना लाइट हो सके पिंक, इसलिए उसको बार बार शेक करिए। हल्का भी पिंक दिखा मतलब समझ लीजिए अब KMnO4 रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सलेट खत्म हो गया है, और हमें वही पॉइंट तो चाहिए था कि ऑक्सलेट खत्म करने के लिए इसका क्या वॉल्यूम यूज हुआ है, इसका क्या वॉल्यूम यूज हुआ है, हमें यही तो चाहिए था भाई, यही चाहिए था। आई होप समझ में आ गया होगा आप, ठीक। चलो एक और टाइट्रेशन है अगला, वो देखते हैं, KMnO4 रिलेटेड तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आई वुड से टाइट्रेशन रिलेटेड टू आयोडीन, टाइट्रेशन रिलेटेड टू आयोडीन, आयोडीन रिलेटेड टाइट्रेशन। मैं आपको कहूंगा कि ये जो टाइट्रेशन है, आयोडीन रिलेटेड टाइट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस, बहुत ही जरूरी है। आप एकदम ये बात मान लीजिए मेरी कि रिलेटेड टू आयोडीन ये जो टाइट्रेशन है बहुत जरूरी है।
चलो तो मैं आपको शुरू में इसको बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। रिएक्शन को पहले आज की क्लास में समझते हैं, फिर जो फर्दर डिटेलिंग है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 10-15 मिनट और इसको करते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसका बेसिस तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेक्चर्स 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर के ना बने, दैट्स वाई। तो अभी सपोज करिए मैं आयोडीन को यूज कर रहा हूँ, यूज्ड एज टाइट्रेंट। अगर आयोडीन का एक सोल्यूशन है और मैं आयोडीन सोल्यूशन को टाइट्रेंट की तरह यूज कर रहा हूं, मान लीजिए, तो किसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं? टू स्टैंडर्डाइज hypo. Sir, what is this hypo? Hypo is actually the common name of sodium thiosulfate. It is actually the common name of sodium thiosulfate. तो सोडियम थायोसल्फेट दैट इज Na2S2O3, इसमें जो हमारा आयन है जिस पे हमारी नजर होगी वो है थायोसल्फेट आयन S2O3 2-। आई होप आपने केमिकल बॉन्डिंग में थायोनिक एसिड्स, थायोनस एसिड्स की सीरीज पढ़ी होगी अच्छे से स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। आयोडीन यूज्ड एज टाइट्रेंट टू स्टैंडर्डाइज हाइपो, एंड दिस इज हाइपो सोल्यूशन। मान लो कि ये अभी आपका इसका कंसंट्रेशन पता नहीं है, हम पता करना चाह रहे हैं इसके साथ। अब रिएक्शन को समझिएगा। अगर देखा जाए तो आयोडीन जो है वो कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, है ना। याद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत कम होती है। अगर आप ई डिग्री वैल्यूज भी देखेंगे तो आप पाएंगे F2 से F- की जो ई डिग्री वैल्यू है इट इज हाईली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव होने का मतलब थर्मोडायनेमिकली वो बहुत ही शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब आप देखेंगे I2 से I- की थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी आपको काफी कम नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, तो मैं इसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखता हूं। कहीं कहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत मस्त काम करता है, तो इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई वुड से। ओके, बट somehow it manages to, write down the statement, somehow it manages to oxidize your hypo solution, कर लेता है इसको ऑक्सीडाइज। ये किस में ऑक्सीडाइज करता है, ये रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। सो दिस आयोडीन ऑक्सीडाइजेस दिस hypo solution. I am writing only the anionic part which is useful, and it oxidizes it to tetrathionate ion S4O6 2-, and I- is left. So this is the reaction. इसमें n फैक्टर्स भी आप थोड़े याद रखें तो अच्छी बात होगी। n फैक्टर याद रखें। I2 का n फैक्टर दिख ही रहा है, 0 से -1 जा रहा है और 2 एटम्स हैं तो n फैक्टर 2 का हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे, खैर S4O6 2-, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है, इस साल जेईई एडवांस में भी आया हुआ था। पता नहीं क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन आया था शायद, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा था एटम्स का। तो ये मतलब मैं 10th 12th के बेसिक जो बच्चों को वो फाउंडेशन पढ़ाते हैं ना, उसमें सिखा देते हैं स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, 10th में पढ़ा देते हैं। और ये सवाल जेईई एडवांस के पेपर में आया था, लोग इसको अच्छा सवाल है ऐसा भी कह रहे थे। ऐसा बोलते हुए सुना मैंने बहुत लोगों को कि बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ही सड़ा सवाल था। यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +5 का चार्ज इधर देता है, +5 इधर देता है, ये 0 कुछ इस तरह से आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये सब आप पहले पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पर सल्फर एटम अगर मुझे एक एवरेज चार्ज देना हो तो मैं कहूँगा 10 का चार्ज 4 लोगों पर है, तो ये एक्चुअली 2.5 का चार्ज है। तो 2.5 का चार्ज है पर सल्फर एटम S4O6 2- में। और जब आप इधर देखेंगे तो आपको चार्ज +2 का नजर आ रहा होगा, तो 2 से गया 2.5, 0.5 का चेंज हुआ, 2 एटम है तो
एक का चेंज हुआ तो n फैक्टर 1 हो गया, बहुत आसान, n फैक्टर 1 हो गया, क्या बात है। तो आपको n फैक्टर समझ आ गया, तो इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं, अभी बहुत ज्यादा नाम पे नहीं जाना है सर, आयोडी मैट्रिक कब बोलते हैं, आयोडोमेट्रिक कब बोलते हैं, लोग इसी में पड़े रह जाते हैं, बता देंगे। ये जो कर रहे हैं इसको आयोडी मैट्रिक बोल दो आप, दिस इज आयोडी मैट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। जहां पर आप H2O3 माइनस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो उस टाइट्रेशन को आयोडी मैट्रिक बोल देते हैं, और जब हम I2 को एज अ एनालाइट यूज करते हैं तो उसको आयोडोमेट्रिक बोल देते हैं। ऑल्दो ये नाम वाम के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये सब का कोई महत्व नहीं है, लोग इसको जबरदस्ती हाइप देते हैं, कोई इसको मतलब नहीं है। आप कंसेप्ट को देखो, प्रोसेस को देखो, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। अब बात आती है सर थोड़ा इंडिकेटर की जानकारी भी दे दो ना, लगे हाथ थोड़ा इंडिकेटर के बारे में बता दो। अब मैंने आपको एक इंडिकेटर का पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड दिस ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सो बेटर आपको उसको देखने की या याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट। ये शायद आपने 10th की बायोलॉजी वगैरह में भी आप ये पढ़ते हो, आयोडीन और स्टार्च ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो जब तक स्टार्च के साथ आयोडीन है ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, द मोमेंट आयोडीन खत्म होगा आपका जो कलर है ब्लू ब्लैक वो डिसअपियर हो जाएगा। आई होप आपको आगे की कहानी समझ आ गई होगी, बट फिर भी थोड़ा टाइम पास कर देता हूं मैं आपका। आइए देखिए, तो यहां मैं आयोडीन को एज अ टाइट्रेंट यूज कर रहा हूं। तो अच्छा, अब एज अ टाइट्रेंट यूज कर रहा हूं तो कहानी थोड़ी सी उल्टी हो सकती है यहां पर मैं, लेकिन जनरली आप पढ़ेंगे बेटा स्टैंडर्डाइज तो एक बार कर दिया गया, फिर हम आयोडीन को यूज इसमें ना, आयोडीन को बहुत, जब हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है ना उसकी कंसंट्रेशन हम हाइपो से भी तो निकाल सकते हैं। अगर हाइपो का कंसंट्रेशन नोन है, रिएक्शन सेम रहेगा, सोचो रिएक्शन सेम रहेगा, रिएक्शन विल बी सेम। तो हम इसी रिएक्शन का यूज करके, मान लो अभी तो ये आपका नोन था, ये अननोन था, अब ये नोन रहेगा तो आप इसके सोल्यूशन को भी निकाल सकते हो कि इसका क्या कंसंट्रेशन है। देखेंगे बहुत मजा आएगा जब आप आयोडोमेट्रिक पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किसी सैंपल ऑफ एयर में ओजोन कितना है आप ये बता लेते हो, एयर के सैंपल में ओजोन का परसेंटेज कितना है उसको आप बता पाते हो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से, ठीक है। उसका बेस यही है, पहले इसको समझते हैं। सो लुक एट दिस, यू हैव आयोडीन सोल्यूशन नोन, I2 का सोल्यूशन आपके पास है। यहां पर आप क्या करो, यहां आप हाइपो डालो, हाइपो नोन वॉल्यूम का ऑब्वियसली, प्लस स्टार्च डाल दो, हाइपो और स्टार्च नोन वॉल्यूम का। अब आप यहां से स्टॉपर खोलोगे, ये टप 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 रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। तो आयोडीन जो है ये आपका थायोसल्फेट आयन के साथ तुरंत रिएक्ट करके I- में कन्वर्ट हो जाएगा और टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट करेगा उस थायोसल्फेट आयन को। तो क्या स्टार्च को आयोडीन मिल पाएगा ना, क्योंकि वो तो आपने डाला और उसने रिएक्ट कर लिया। अब आप बोलोगे सर वो कॉम्प्लेक्स बना ले पहले तो क्या होगा, नहीं बनाता ना, मान लो यार ये ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, उसकी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो पहले जो है ये रिएक्शन फेवर हो जाता है। तो आपने डाला, होने लगा होने लगा होने लगा, उसके बाद जैसे ही हाइपो खत्म हो जाएगा, थायोसल्फेट आयन खत्म हो जाएगा, तो अब आयोडीन के पास स्टार्च होगा, और आपको द मोमेंट ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, याद वाद नहीं करना कि अच्छा उसमें ऐसा हो जाता है, उसमें ये कलर आ जाता है, ऐसे नहीं याद करना, आप प्रोसेस समझिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो रहा हो कि ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर हो रहा हो तब इक्विवेलेंट पॉइंट आ रही हो, आप उसको उल्टा कर दो तो हो सकता है ब्लू ब्लैक कलर डिसअपियर हो रहा हो तब इक्विवेलेंट पॉइंट आ रही है, यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है तब इक्विवेलेंट पॉइंट आ रही है। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिएगा, कैसे क्या हो रहा है वो समझिएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ तो आ गई आपकी
इक्विवेलेंट पॉइंट एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, आपने इक्वेट कर दिया इसके इक्विवेलेंट्स को, और फिर जो अननोन आपका S2O3 माइनस था वो आपने पता कर लिया, सो इन दिस वे हमने किया है ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, एक्चुअली टाइट्रेशन रिलेटेड टू आयोडीन। अब अगर ये बेस हमारा तैयार हो गया तो अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसके बाद हम बैक टाइट्रेशन थोड़ा पढ़ेंगे, ये कैसे होता है। ऑल्दो ये सब नाम है थोड़ा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अब वही लगेगा, नाम है बस, और ज़्यादा इसको ज़्यादा बहुत हाइप मत देना। और उसके बाद आप थोड़ा डबल टाइट्रेशन भी देखेंगे, डबल टाइट्रेशन के भी सवाल आते हैं। आप ये समझ लो कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये अलग अलग तरह से, ये मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ कि यार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइट्रेशन से ऐसे बनते हैं, इस टाइट्रेशन से ऐसे बनते हैं। जैसे आप मेरी केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां मैंने हर तरह के केसेस आपको पढ़ा दिए हैं कि यार इस तरह के टाइट्रेशन से रिएक्शन कांस्टेंट निकालते थे ना, रेट कांस्टेंट के, तो ये वाले टाइट्रेशन से ऐसा होता है, इस टाइट्रेशन में ऐसा H2O2 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, वहाँ KMnO4 यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन, दिस विल बी कवर्ड in lecture number 6, and then lecture number 7 we will be doing some advanced problem solving, and then you will get the tests on the app, और ऐप में आपको मिलेगा टेस्ट, और इस टेस्ट की शुरू करेंगे हम लाइव डिस्कशन, जो कि सिर्फ उन बच्चों को अवेल कर पाएंगे जो हमारे साथ एनरोल्ड होंगे, लाइव डिस्कशन वाली जो चीज़ है। अदरवाइज जो लेक्चर्स हैं, रेडॉक्स के लेक्चर्स यूट्यूब पर पब्लिक हैं, रहेंगे। आइडियल गैस भी इसी तरह से मस्त पढ़ाया जाएगा, रियल गैस भी मस्त पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड वन मोर थिंग, आप हमारे फिजिक्स के चैनल को भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एडवांस लेवल कंटेंट आपको वहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। नेम ऑफ द चैनल इज कोहेरेंट फिजिक्स बाय वैभव सर, and you will get the link of this channel in the description box out here, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। प्योर, जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, बहुत रेयर जगहों पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज चैनल्स। अभी नंबर पे बहुत ज़्यादा मत जाना, व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, आप ये समझ रहे होंगे। व्यूज़ तो वहाँ ज़्यादा रहेंगे जहाँ थोड़ी इंटरटेनमेंट ज़्यादा होगी, नौटंकियाँ ज़्यादा होंगी, है ना। यहाँ सिर्फ प्योर पढ़ाई होती है, तो सिर्फ सिंसियर बच्चे ही हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, और अच्छे अच्छे रैंक जेई एडवांस में लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।